गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको सॉल्व कराएंगे यूपी टेट 2020 के क्वेश्चंस। 2022 का हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम अगले 30 क्वेश्चन में आज आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। हम बस 50 क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बताएंगे बल्कि उसके ऑप्शन को भी आपके सामने डिटेल में समझाएंगे और उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे। तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिए। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाशन वर्ष की उनकी कविता, ये सब जो रचनाएं हैं वो किस वर्ष से प्रकाशित हुई, उसका सही क्रम क्या है। तो आपको इसमें क्या याद होना चाहिए, इसका सन की कौन सी रचना किस में प्रकाशित हुई। पहला क्या है, मधु, इसमें ऑप्शन सही है ये दूसरा वाला। तो इसमें क्या है, मधुशाला। मधुशाला कब प्रकाशित हुई थी, मधुशाला प्रकाशित हुई थी 1934 में। उसके बाद दूसरा क्या है, मधुबाला। मधुबाला कब प्रकाशित हुई थी, 1935 में। मधुकलश, मधुकलश कब हुई थी, 1936 में। और निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण 1937 में। तो इस प्रकार से हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा वाला। और ये जो हरिवंश राय बच्चन थे, हरिवंश राय बच्चन की और भी रचनाएं हैं। और ये किस, हरिवंश राय बच्चन किसके पिता थे, अमिताभ बच्चन। किसके, अमिताभ बच्चन के। फिर हम चलते, इनकी सबसे प्रसिद्ध जो रचना है हरिवंश राय बच्चन की, हरिवंश राय बच्चन की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है, मधुशाला। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुलसीदास के रचनाकार हैं। इसने पूछा है कि तुलसीदास जो है इसके रचनाकार कौन है, इसके रचयिता कौन है। तो तुलसीदास के रचनाकार इसमें से महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा नहीं है, इनकी कौन कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध हैं, यामा, यामा सबसे प्रसिद्ध है। महादेवी वर्मा की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है, यामा। यामा, रश्मि, नीरज, ये सब महादेवी वर्मा की। और एक और रचना कौन सी प्रसिद्ध है, संध्या गीत। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना सबसे प्रसिद्ध कौन सी है, यामा। और ये किस युग की कवित्री थी, छायावादी। महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री थी, छायावादी। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, केशवदास। केशवदास को क्या कहा जाता है, केशवदास का एक उपाधि है, क्या है, कठिन काव्य के प्रेत। कठिन काव्य के प्रेत किसे कहा जाता है, केशवदास को। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है कि कठिन काव्य के प्रेत किसे कहा जाता है, केशवदास। फिर तीसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। तुलसीदास के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और कौन कौन सी रचनाएं हैं, अनामिका। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और कौन कौन सी रचनाएं हैं, अनामिका। इनकी जो अनामिका रचना है ये सबसे प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद आते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। इस तो सबसे सही, इस क्वेश्चन का तुलसीदास के रचनाकार है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा ऑप्शन। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है। ये क्या पूछा है कि अन्य से अनन्या आत्मकथा क्या होती है, जब कोई कवि अपने भी बारे में लिखता हो तो उसे क्या कहते हैं, आत्मकथा। तो पूछा है कि अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है। तो किसकी है, प्रभा खेतान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसका वाक्य है, कबीरदास। तो कबीरदास का दोहा दिन में सुबह बजना स्टार्ट हो जाता है। तो कबीरदास के दोहे में ये नहीं, इनका वाक्य क्या है, कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, ये क्या है, कबीरदास। तो कबीरदास के बहुत सारे दोहे प्रसिद्ध हैं। ये वाला जो है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये कबीरदास का दोहा नहीं है। फिर आते हैं दादू। दादू का भी नहीं है। नानक, नानक कौन थे, नानक कौन थे,
सिख के प्रथम गुरु, नानक कौन थे? सिख के प्रथम गुरु। सिख के प्रथम गुरु कौन थे? नानक। और सिख मतलब पंजाबी। और तीसरा हमारा ऑप्शन क्या है? रैदास। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही है। रैदास का एक और प्रसिद्ध कहावत कौन सा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये भी किसकी? मन चंगा कठौती में गंगा। मन चंगा कठौती में गंगा, ये किसका है? रैदास का। और ये प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये भी रैदास की रचना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव, तत्सम। तत्सम का मतलब क्या था? जो ऐसा कोई वर्ड, हिंदी का ऐसा कोई शब्द जो सीधे हिंदी से संस्कृत में आ गया हो। सीधे किसमें आ गया? संस्कृत में, उसके रूप में कोई परिवर्तन ना हुआ हो। लेकिन क्या पूछा यहाँ पे? तद्भव। तद्भव का मतलब जिसका रूप परिवर्तन हो गया हो, हिंदी से संस्कृत आने में उसका रूप परिवर्तन हो गया हो। तो इसमें क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? त्रिकुटी? त्रिकुटी नहीं है। त्रिकुटी क्या है? तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है। खेत, ये खेत जो है यही इसका तद्भव रूप है। और इसका तत्सम रूप क्या है? इसका तत्सम रूप क्या है? क्षेत्र। खेत का तत्सम रूप क्या है? क्षेत्र। और नाथ और प्रभु, ये दोनों कौन से शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो कौन सा शब्द तद्भव है? दूसरा ऑप्शन, खेत। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज का मतलब आपको शब्द से ही पता चलेगा कि देशज क्या होता है। देशज का मतलब होता है कि ऐसा कोई शब्द जो हमारे इंडिया से ही हुआ हो, जो हमारे इंडिया से ही उत्पन्न हो, क्या होता है? देशज शब्द। देशज शब्द में आप औरत, अब हम ऑप्शन पे देखेंगे औरत। औरत कौन सा वर्ड है? औरत किस देश, मतलब किस देश के शब्द से लिया गया है? अरबी से। औरत क्या है? अरबी भाषा है। औरत अरबी भाषा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि औरत कौन सी भाषा का वर्ड है? तो कौन सी भाषा का है? अरबी। दूसरा क्या है? लाश। लाश कौन सी भाषा का है? तुर्की भाषा का। लाश कौन सी भाषा का वर्ड है? तुर्की भाषा का। तो हमारा पूछा क्या? निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? तो कौन सा शब्द देशज है इसमें? धड़ाम। और भी शब्द जैसे लाठी, थाली, ये सब कौन से शब्द है? देशज शब्द है। देशज शब्द का मतलब आप लोग समझ गए, जो भी ऐसा भी वर्ड जो हमारे इंडिया से ही उत्पन्न हुआ हो। और बाकी ये कौन से? ये विदेशज शब्द कहलाएंगे। और कहां से उत्पन्न हुई है औरत? अरबी से। औरत का तो आप याद रख लीजिए, औरत अरबी। तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाएंगे। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा कहां से है? मुहावरा से है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका क्या अर्थ है? छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका मतलब होता क्या है कि किसी को मान लीजिए कि कोई अभी है नहीं प्रधानमंत्री लायक, और उसको आप प्रधानमंत्री बना दिए, वो क्या काम करेगा? सब उल्टा सीधा काम कर देगा। और उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है। जैसे अभी हम कहेंगे नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी अध्यापक होते हैं जिनको अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होता, फिर भी क्या होते हैं? वो अध्यापक बन जाते हैं। क्या है इसमें? छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। तो इसका सही क्या होगा? आप लोग अंदाजा बताइए। अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज दे देना, मतलब जो उस योग्य नहीं है उसको वो चीज दे देना ही क्या होता है इसका सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का संध विच्छेद है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ऋग्वेद का संध विच्छेद क्या है? सबसे पहले आप समझिए संध विच्छेद में ये कौन से प्रकार का संध विच्छेद है? तो कौन सा है? स्वर संध विच्छेद तो नहीं है। ये कौन सा है? व्यंजन स्वर विच्छेद। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ऋग्वेद में कौन से संधि है? व्यंजन संधि। आप कैसे समझेंगे आप ये व्यंजन संधि है? तो उसका पहला नियम आप याद रखिए। पहला नियम क्या है? व्यंजन संधि का पहला नियम
कि वर्ड का यदि पहला वर्ड मतलब जैसे क च ट त ये सब किस में परिवर्तित हो जाता है? तीसरे वर्ड में। जैसे क के बाद क ख ग तो किस में होगा? ग। उसके बाद है च का च छ ज तो किस में होगा? ज। उसके बाद क्या है? त, सॉरी यहाँ पे त रहेगा, यहाँ पे ट किस में चेंज होगा? अब ट ठ ड। तो इस प्रकार से अगर ये सब वर्ड आपको इसके बीच में देखो, इसके बीच में क्या दिख रहा है? ग। तीसरा वर्ड दिख रहा है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? क में। किस में चेंज हो जाएगा? क में। और इसका एक और है कि हलंत लगा रहता है। तो अब आप समझिए इसमें क्या पूछा गया है? ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? तो क्या होगा? इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, सॉरी। देखो यहाँ पे मान लीजिए ये ऑप्शन हम मान लेते हैं, ऋग्वेद। ऋग्वेद तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ये चौथा वाला ऋग्वेद। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि संधि विच्छेद का, यहाँ पे आप देख लीजिए ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऋग प्लस वेद, यह इसका सही संधि विच्छेद होगा। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, इसका चौथा ऑप्शन सही है। अब चलेंगे अगले को। अब कैसे होगा आपको हमने बताया कि अगर क है कैसे होगा ऋग्वेद का? ऋग्वेद ऐसे देखिए, अगर आपका वर्ड क है, क किस में परिवर्तित हो जाएगा? ग में। मतलब देखिए ऐसे देखिए, क च ट ये सब किस में परिवर्तित हो जाएंगे? इसी लाइन के। अब जैसे क है तो क में क ख ग तो ये किस में परिवर्तित होगा? ग में। ऐसे ये है च छ ज तो किस में होगा? ज में। इसके बाद ये है ट का ट ठ ड तो किस में होगा? ड से डमरू में। और त है तो त थ द तो किस में होगा? द में। तो ये किस में होगा? ऋग का ये जो जी ग है ये किस में होगा? क में। तो आप ऐसे समझ लेंगे। और ये क्वेश्चन तो आप एकदम रट लीजिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन, आप बीती शब्द में समास है। समास तो हर अभी आप इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2022 में किए थे, उसमें भी 3-4 क्वेश्चन समास से आए थे। अब आप देखिए 2020 में भी समास से आए, तो आप समझ सकते हैं समास आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो क्या है? आप बीती शब्द में समास है। तो हमने आपको इसके पहले वाले में वीडियो में बताया था कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? जो विशेषण जिसका उत्तर पद जिसका पूर्व पद विशेषण हो, और कभी कभी यह विशेषण की विशेषता को बताए। क्या होता है? कर्मधारय समास। इसका देखिए आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे नील कमल। इसका एग्जाम्पल क्या है? नील कमल। तो इसमें जो नील कमल। अब आप इसमें कमल तो स्वयं में खुद ही एक विशेषण है, लेकिन इसकी विशेषता कौन बता रहा है? नील। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। अब द्विग समास और द्वंद्व समास में तो हम आपको एकदम डिफरेंस बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में। द्विग समास का मतलब जहां पे कोई क्या आ जाए? संख्या। कोई संख्या आ जाए तो क्या होता है? द्विग समास। संख्या मतलब 1 2 कोई संख्यावाचक वक्त, जैसे चौराहा, तिराहा, पंचवटी, पंचवटी, ऐसा कोई भी वर्ड जो कि संख्या से स्टार्ट होता हो तो कौन सा समास हो जाता है? द्विग समास। और द्वंद्व में हमने आपको क्या बताया था? द्वंद्व में बताया था कि दोनों पद प्रधान रहेंगे। दोनों पद क्या रहेंगे? प्रधान। जैसे माता पिता, तो माता पिता दोनों आप लोग के लिए क्या है? दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है कि नहीं है? तो इसमें क्या है? माता और पिता दोनों पद क्या है? प्रधान है। और
माता पिता में झगड़ा भी होता है, ऐसी बात नहीं है। तो क्या हो जाता है, इन दोनों आपस में कितना झगड़ा करे, आप जाएंगे तो इसका यही होता है। तो माता पिता का द्वंद्व समास हो जाता है, जिसमें दोनों पद प्रधान है और दोनों में आपस में द्वंद्व हो। और चौथा आपका है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय समास तो होगा नहीं, बीती बीती कोई विशेष नहीं है। और द्विग, इसमें कोई संख्यावाचक शब्द आगे लगा है नहीं लगा है। द्वंद्व, तो इसमें आप बीती में कोई द्वंद्व हो रहा है, दोनों पद प्रधान है नहीं है। चौथा क्या ऑप्शन है, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास आप बीती में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। आप बीती और तत्पुरुष का सबसे सही पहचान ये है कि अगर जैसे इसमें कारक का लोप हो जाता है, तत्पुरुष समास में कारक का लोप हो जाता है। आप बीती, आप बीती मतलब जो आपके ऊपर बीता हो, अपने ऊपर बीती हुई, तो अपने ऊपर, तो इसमें जो भी कारक होता है उसका लोप हो जाता है। जैसे राजमहल, तो राजमहल में कौन सा समास है, राजमहल में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। अब इसको अगर आप ऐसे लिखेंगे, राजा का महल, राजा का महल, तो इसमें क्या आता है, ये क्या है, कारक, तो इसका लोप होकर क्या बन गया, राजमहल। तो ये कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। अब क्या है, आप बीती शब्द में समास है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, चौथा, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। एक दो तीन, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। तो इसको हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, इस प्रकार से आता है ना इसमें, सॉरी क्या है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है, एक दो तीन स्टार्ट। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कारक है। तो कारक का मतलब में, तो कारक बचपन से हम लोग क्या रटते आए हैं, कर्ता ने कर्म से, कर्ता ने कर्म से करण के लिए संप्रदान के, तो इस प्रकार से इसमें कर्ता ने निम्नलिखित में, तो में किस में आता है, कौन से कारक में आता है, अधिकरण कारक में। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, अधिकरण कारक। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कारक पे हम आपको एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको एकदम डिटेल समझाएंगे कि अपादान कारक क्या है, संप्रदान कारक क्या है, संबंध, अधिकरण। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन कहां से लिए गए हैं, रचनाकार से। तो इस 2020 में आप देख रहे हैं कि कितने ऐसे क्वेश्चन है जो कि कहां से लिए गए हैं, रचना से। तो क्या है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। तो कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, धर्मवीर भारती। और धर्मवीर भारती की कौन कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध है, सूरज का सातवां घोड़ा। धर्मवीर भारती की कौन सी रचना सबसे प्रसिद्ध है, सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा। और एक है गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती की कौन कौन सी रचना हमने आपको बताई, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, और एक है हिमालय पर ठेला, ठेले पर हिमालय, सॉरी ठेले पर हिमालय। ये तो हम लोग ने पढ़ लिया है किसमें, क्लास 9th में। क्लास 9th में ये वाला है इस चैप्टर, ठेले पर हिमालय।
क्या है? सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ठेले पर हिमालय, किसकी है? धर्मवीर भारती की। उसके बाद हम देखेंगे भगवती चरण वर्मा। धर्मवीर भारती और भगवती चरण वर्मा में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो भगवती चरण वर्मा की कौन कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? भूले भूले विसरे, भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत किसकी रचना है? भगवती शरण वर्मा की। भगवती शरण वर्मा आधुनिक काल के कवि थे। भगवती शरण वर्मा आधुनिक काल के कवि थे। आधुनिक काल के भगवती शरण वर्मा आधुनिक काल के। तो धर्मवीर भारती की सबसे प्रमुख रचनाएं, एक तो आप यहाँ से याद कर लीजिए कनुप्रिया, दूसरा सूरज का सातवां घोड़ा, तीसरा गुनाहों का देवता और चौथा ठेले पर हिमालय। इन दोनों में से तो आपको हिंदी पेपर देंगे तो उसमें से एक आध को तो मिल ही जाएगा कि सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। लुप्त स्वर कौन सा है? इसका लुप्त, सबसे पहले समझिए लुप्त स्वर क्या होता है। लुप्त स्वर क्या होता है? लुप्त स्वर कौन सा है? लुप्त स्वर का मतलब ऐसा कोई स्वर जिसे बोलने में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगे। अब दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर में आ क्या है? दीर्घ स्वर है। तो आ जो है ये दीर्घ स्वर है। बड़ी ई जो है ये भी दीर्घ स्वर है। तो इन सबको बोलने में क्या लगता है? टाइम लगता है। लेकिन लुप्त स्वर जो है इन सब का भी बाप है। आ ई इन सब का भी बाप है। इसको बोलने में और ज्यादा टाइम लगता है। तो इसमें लुप्त स्वर में क्या आएगा? ओम। तो आप लोग ओम का उच्चारण तो करते ही होंगे, ओम नमः शिवाय। तो ओम बोलने में आप कितना टाइम लगाते हैं? बहुत टाइम लगाते हैं। तो क्या पूछा गया है? लुप्त स्वर कौन सा है? तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? दूसरा, ओम। और लुप्त स्वर क्या होता है? एक बार सोचिए, लुप्त स्वर होता है जिसको दीर्घ स्वर से ज्यादा बोलने में समय लगे। इन सब का दीर्घ स्वर का बाप कौन होता है? लुप्त स्वर। दीर्घ स्वर का बाप कौन? लुप्त स्वर। इसको बोलने में और ज्यादा टाइम लगता है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। ऋजु का विलोम शब्द है। अब ऋजु, ये कौन सा क्वेश्चन है? ऋजु का विलोम शब्द है। ये किससे लिया गया है? विलोम से। तो विलोम का मतलब उल्टा, सबको पता है विलोम का मतलब उल्टा। तो अब ऋजु, अब आपसे जब समझेंगे कि ऋजु का हिंदी शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऋजु का मतलब होता है सीधा। ऋजु का हिंदी शाब्दिक अर्थ सीधा। ऋजु का हिंदी शाब्दिक अर्थ सीधा, सरल। अब आप समझ, यहाँ देखिए ऑप्शन में ऋजु का विलोम शब्द है सरल तो इसका समानार्थी शब्द हो गया। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ऋजु का समानार्थी शब्द क्या है। तो आपको बताना क्या है? तो समानार्थी शब्द कौन सा है? सरल है। और एक सीधा भी। सीधा और सरल ऋजु के समानार्थी शब्द हैं। और त्रिकोण का मतलब क्या होता है? तीर रेखाओं से घिरा हुआ कोण। तो ये तो होगा नहीं। ये सीधा सरल क्या है? इसके ऋजु के समानार्थी शब्द। तो ऋजु का विलोम शब्द एक ही बचा, वक्र। वक्र का मतलब क्या होता है? जो रेखा सीधी ना हो। मतलब अगर ये रेखा ऐसे है तो इसको आप क्या बोल देंगे? ऋजु। इसको क्या बोल देंगे आप? ऋजु। लेकिन अगर यही रेखा ऐसी हो गई तो इसको क्या बोल देंगे आप? वक्र। तो यहां से समझ जाइए, ऋजु का मतलब सीधा और वक्र का मतलब ऐसी रेखा जो सीधा ना हो। तो क्या है? ऋजु का विलोम शब्द वक्र और इसके समानार्थी शब्द सरल और सीधा। अब आगे चलेंगे। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। इसके पहले आपको हम समानार्थी की बात किए हैं। अब यहाँ देखिए पूछा भी है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है, समानार्थी शब्द नहीं है। तो आप क्या समझेंगे? समानार्थी का मतलब ऐसा दो शब्द हो जो समान अर्थ प्रस्तुत करता हो। तो समानार्थी। लक्ष्य का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज को ड्रीम बनाते हैं और वहां तक पहुंचते हैं। जैसे सबके पूरा स्टूडेंट जितने पढ़ते हैं सबका यही लक्ष्य होता है कि हम यूपीएससी क्रैक करें, लेकिन कोई जो मेहनत करेगा वही क्रैक करेगा। फिर आता है हेतु, ये तो है नहीं। फिर आता है नियोजन का मतलब किसी चीज की योजना बनाना। और प्रयोजन का मतलब भी यही होता है कि प्रयोग करना और योजना बनाना। तो ये दोनों आपस में समानार्थी शब्द है। और उद्देश्य का मतलब क्या होता है?
उद्देश्य का मतलब होता है कि उद्देश्य से ही हम धीरे धीरे कहाँ पहुंचते हैं, लक्ष्य पे। हम सीधा अगर लक्ष्य निर्धारण कर दे यूपीएससी का और पढ़े एकदम ना, उद्देश्य छोटा भी ना बनाए, हमको आज ये कंप्लीट करना वो कंप्लीट करना, तो कहाँ पहुंचेंगे, नहीं, कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो उद्देश्य नहीं होगा, हेतु लक्ष्य, तो इसका सही समानार्थी शब्द क्या होता है, नियोजन। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। ओके, आज हमने आपको 2022 यूपी टेट के 15 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए और क्वेश्चन के साथ साथ हमने आपको विकल्प को भी बताया है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने आपको विकल्प के बारे में बताया कि कैसे क्या होता है। तो अब हम आपको इसको हम क्या कहेंगे, पोस्टमार्टम क्लास। क्या कहेंगे, पोस्टमार्टम क्लास। कि इसको ये कौन सा वर्ड है, इसका क्या मतलब, सब आपको बताया। अब हम अगला 15 क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट डे।